हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारकों का अध्ययन हम लोग करेंगे। इसमें मैंने आपको शुरुआती वीडियोस में जानकारी दे दी थी कि कौन कौन से राजनीतिक विचारक हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करना है। तो मनु, कौटिल्य, शुक्र, ये जो हैं ये प्राचीन भारतीय साहित्य में जो वर्णित किए गए हैं वो विचारक हैं। तो मनु, कौटिल्य, शुक्र, इन तीनों का अलग से कोई राजनीतिक तरीके से ग्रंथ नहीं है कि इन्होंने कोई राजनीतिक विचारों पर कोई ग्रंथ लिखा हो, कुछ चिंतन पर कोई ऐसा लिटरेचर दिया हो। लेकिन इनकी जो भी रचनाएं हैं, इनका जो ग्रंथ है, इनकी जो लिखी हुई पुस्तक है, उसमें से हम चीज़ों को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में निकाल सकते हैं और उनके विचारों का अध्ययन करके हम आज के परिप्रेक्ष्य में उनको समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम मनु की। एक चीज़ आपको मैं इसमें बताना चाहूँगी कि मनु, कौटिल्य, शुक्र, इन तीनों में कई सारे जो टॉपिक्स हैं वो कॉमन हैं। जैसे राज्य का सप्तांग सिद्धांत है, तो वो कॉमन है तीनों का। बस उसमें थोड़ा सा आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सप्तांग सिद्धांत में 7 पॉइंट्स हैं, तो उसमें किसी ने चौथे नंबर पे चीज़ दी है, अगले वो दूसरे ने 5वें पर दे दी और तीसरे ने उसको छठे पर दे दी। सीक्वेंस थोड़ा सा महत्व के हिसाब से बदला हुआ है। बाकी कई सारे टॉपिक्स इनके आपस में कुछ कुछ सिमिलर हैं, जिनको पढ़ने में जैसे एक का पढ़ा तो आपको बाकी के 2 समझने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मनु से। तो मनु जो जिनको आदि पुरुष भी कहा जाता है, मनु को भारतीय साहित्य में मानव सभ्यता के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। एक जल प्लावन की घटना के उल्लेख के माध्यम से यह बताया गया है कि जल प्लावन के पश्चात मनुष्यों में केवल मनु ही शेष रह गए थे और इस प्रकार से वो भावी सभ्यता के सूत्रधार बने। मनुस्मृति उनकी पुस्तक का नाम है, किंतु यह थोड़ी सी सुनी सुनाई बात या मान्यता जो है वो सही नहीं दिखाई देती, क्योंकि जल प्लावन की घटना के बाद में अकेले मनु ही अगर रह जाते तो उस समय किसी संगठित सामाजिक व्यवस्था का अस्तित्व हो नहीं सकता था। जो पौराणिक आख्यान हैं उनमें से मनु परंपरा का उल्लेख मिलता है। ऐसा दिखाई देता है कि मानव सभ्यता का सूत्रधार होने के कारण मनु सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या और विधियों की संहिताबद्ध प्रस्तुति के संस्थापक प्रतीक बन गए थे। विधि का यहाँ तात्पर्य है कानून। इस प्रकार इस मनु परंपरा में ही किसी बाद वाले पश्चातवर्ती मनु ने मनुस्मृति की रचना की होगी। जो वैदिक साहित्य हैं, स्मृतियाँ हैं, महाकाव्य और नीति शास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। राजनीतिक और सामाजिक चिंतन के स्रोत में स्मृति साहित्य का विशेष महत्व माना जाता है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो मनुस्मृति को कहा गया है। तो जो इतिहासकार हैं, वो विद्वान जो हैं, वो इसके बारे में जो रचना काल है उसके बारे में एक मत नहीं है। डॉक्टर विनय कुमार सरकार मनुस्मृति को 150 ईसा पूर्व का ग्रंथ मानते हैं। वहीं पर ही डॉक्टर सोलेटोर जो हैं वो इसकी रचना का समय 1900 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के करीब का मानते हैं। मैक्समूलर मनुस्मृति को ईसा के बाद 4वीं शताब्दी के बाद में किसी समय की रचना मानते हैं। लेकिन डॉक्टर बेनी प्रसाद ने इस काल निर्धारण को सर्वाधिक व्यावहारिक माना है, जो कि ईसा के पश्चात 2री शताब्दी के बारे में बात करते हैं। मनुस्मृति की विषय वस्तु की हम बात करते हैं। मनुस्मृति मैंने जैसे अभी आपको शुरुआत में बताया, मूल रूप से राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ में वर्णित विषय वस्तु जो है वो व्यापक है और उसमें सामाजिक व्यवस्था के जितने भी पक्ष हैं उनसे संबंधित आचार संहिता को प्रस्तुत किया गया है। राज्य को मनुस्मृति सामाजिक व्यवस्था की एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण उपव्यवस्था के रूप में मान्यता देती है। मनुस्मृति 12 अध्यायों में विभाजित की गई है। पहले अध्याय में संसार और विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति, द्वितीय अध्याय में संस्कार विधि, ब्रह्मचर्य, व्रत विधि और गुरु के प्रति अभिवादन आदि, तृतीय अध्याय में ब्रह्मचर्य की समाप्ति के बाद समावर्तन, पंच महायज्ञ और नित्य श्राद्ध विधि,
चतुर्थ अध्याय में ऋतु, ब्रह्मचर्य इत्यादि। पंचम अध्याय में भक्ष्य और अभक्ष्य पदार्थ, मनुष्यों द्वारा शुद्ध रहन सहन के नियम। छठे अध्याय में वानप्रस्थ संन्यास आश्रम। सातवें अध्याय में व्यवहार यानी कि मुकदमे और उनके निर्णय। आठवें अध्याय में न्यायालयों में साक्ष्य की प्रक्रिया इत्यादि। साक्षी यानी कि गवाही, सबूत। नवें अध्याय में वैवाहिक संबंधों से संबंधित विधि, संपत्ति का विभाजन, अपराधों का निवारण, वैश्य और शूद्र के अपने धर्म और अनुष्ठान। 10वें अध्याय में विभिन्न जातियों की उत्पत्ति और आपत्तिकाल में मनुष्य के कर्तव्य। 11वें अध्याय में पापों की निवृत्ति और अंतिम 12वें अध्याय में कर्म के अनुसार मनुष्य को 3 प्रकार की जो गतियां हैं, उत्तम, मध्यम और अधम, इनका विवेचन किया गया है। आपको ये सारी चीज़ें हमारे प्राचीन भारतीय साहित्य में जो कुछ लिखा गया है, ये चीज़ें आज आम मतलब अभी रोज़मर्रा की भाषा में या जो राजनीतिक, आप अभी जैसे फर्स्ट पेपर में आपने जिन चीज़ों को देखा, वीडियो में सुना और जो मैंने आपको सारा ई कंटेंट भेजा है, तो उसमें उससे थोड़ा सा ये अलग है। तो मनु, कौटिल्य, शुक्र, ये थोड़ा सा प्राचीन भारतीय साहित्य की चीज़ें हैं। इन ये समझने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन इससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि एक बार आप इसको समझ लेंगे अच्छे से तो ये चीज़ें एकदम आसान होती चली जाएंगी। फिर राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनुस्मृति में जो बात की गई है, तो राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, उसकी बात की गई है। मनु ने राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसके आगे अगले वीडियो में हम बात करते हैं। थैंक यू।